अगर आप गोल्ड खरीदने वाले हैं या अगर आप कभी भी गोल्ड खरीदने के बारे में सोचते हैं तो ये एपिसोड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एपिसोड में हमने बात करी है कि गोल्ड लेने से पहले आपको क्या चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने बात करी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड ज़्यादा बेटर है, सिल्वर ज़्यादा बेटर है या डायमंड ज़्यादा बेटर है। हमने बात करी है कि गोल्ड के रेट कैसे डिसाइड होते हैं। हर दिन नया गोल्ड का एक रेट आता है जो कि हम देख रहे हैं अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कौन डिसाइड करता है, गोल्ड के पीछे सारी इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है। हमने बात करी है फर्स्ट टाइम बायर्स की और ओल्ड बायर्स की, दोनों में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कैसे वो बहुत स्मार्टली गोल्ड खरीदते हैं जो ओल्ड बायर्स होते हैं और जो न्यू बायर्स होते हैं क्या सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड में बिकता क्या है, क्या गोल्ड की चेन, गोल्ड के कड़े, गोल्ड की रिंग्स, क्या कितने टाइप का गोल्ड होता है। जब पॉडकास्ट में मैंने ये सुना था मैं खुद हिल गया था। रोज गोल्ड और येलो गोल्ड के बारे में तो हमने सबने सुना है, पर एक तरीके का और गोल्ड होता है जो सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है, वो आपको पॉडकास्ट में पता लगेगा। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होते हो कि यार ये कैरेट्स क्या होता है, कभी कोई 24 कैरेट बोलता है, कभी कोई 22 कैरेट बोलता है, कभी कोई 8 कैरेट बोलता है। कैरेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, कैरेट्स क्या होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। और बहुत सारी ट्रिक्स। मेकिंग चार्जेस के बारे में आपने सुना होगा कि आप गोल्ड लेने जाते हैं, आप ऑनलाइन रेट देख लेते हैं आज का क्या रेट है, पर उसके बाद ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस बता के गोल्ड का रेट हमेशा आगे बढ़ा देते हैं। मेकिंग चार्जेस को कैसे क्रैक करते हैं, मेकिंग चार्जेस कैसे समझते हैं और कैसे मेकिंग चार्जेस पे हम डिस्काउंट ले सकते हैं, हमने ये भी बातें करी है। एक सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड हमें इंडिया से लेना चाहिए या दुबई से, इस पॉडकास्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हॉलमार्क क्या होता है और हॉलमार्क कितना ज्यादा जरूरी है और कैसे हॉलमार्क को पहचाने, ये आपको जानने को मिलेगा। हमने बात करी है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट और डायमंड। आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी के हिसाब से आने वाले टाइम में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देगा। हमने बात करी है ETFs के बारे में, हमने बात करी है ऑनलाइन गोल्ड के बारे में, हमने बात करी है ई गोल्ड के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको भी डर लगता है कि यार मैं इतना फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं संभाल सकता, तो कैसे आपको ई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने ये भी जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें गोल्ड लेना किससे चाहिए, अच्छे ज्वेलर्स को कैसे पहचाने। इस एपिसोड में आपको सब जानने को मिलेगा। वी हैव रचित अरोड़ा जी ऑन इडॉन टॉक्स इन दी पॉडकास्ट। ये 25 साल से इस इंडस्ट्री में काम करे, इन्होंने सिल्वर को ग्रो होते देखा है, इन्होंने डायमंड इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, इन्होंने गोल्ड इंडस्ट्री को पूरा बिल्ड होते देखा है। ये इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, सो आई हाईली रिकमेंड यू वॉच दिस एपिसोड। आपके जो भी डाउट्स है ना गोल्ड से रिलेटेड इस पॉडकास्ट में क्लियर हो जाएंगे। और जेन्युइनली बताऊं, मेरी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ना इसी पॉडकास्ट के बाद से बढ़ी है, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय इडॉन टॉक्स इन दी पॉडकास्ट, एंजॉय रचित अरोड़ा जी ऑन इडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ऑन कर दीजिए, बिकॉज अभी धड़ाधड़ बहुत अच्छे एपिसोड आने वाले हैं, तो प्लीज वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे को आउटस्टैंडिंग गेस्ट लाने में वो बहुत हेल्प करता है। थैंक यू। जब भी न्यू बायर्स गोल्ड लेने आते हैं तो हमारे को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए, आपको कितने कैरेट ऑफ गोल्ड बाय करना है। कैरेट दो अलग अलग चीजें हैं। डायमंड के कैरेट वेट होता है और गोल्ड का कैरेट प्योरिटी होता है। गोल्ड इतना महंगा क्यों हो गया? गोल्ड की डिमांड पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गोल्ड फ्यूचर भी है बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी सेफ कमोडिटी टू बाय। अब मैं सपोज ज्वेलरी लेने जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हो सर्टिफिकेट जरूर मांगिए। दूसरा, अगर आप सिर्फ गोल्ड की चीज ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का हॉलमार्किंग स्टैंप होता है। तीसरा, आप एक बार आप हॉलमार्क भी एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है? हॉलमार्क एक ऐसा स्टैंप होता है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपकी वो शुद्धता एक्चुअल है कि नहीं है। हॉलमार्क सब पे होता है, चांदी पे, गोल्ड पे और डायमंड पे। चांदी का अभी गवर्नमेंट इज अंडर वे, बट डायमंड और गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो सब चीजें हॉलमार्क होनी जरूरी है। हैंडमेड ज्वेलरी बनाने में कितना टाइम जाता होगा? डिपेंड्स कि क्या बनाना है। अब किसी चीजों में तो एक डेढ़ दो महीने भी लग जाते हैं। एक हैवी सेट जो थोड़ा सा इतना बढ़िया हो, उनका क्या स्टार्टिंग प्राइस होता होगा? इसकी ना कोई रेंज नहीं है। लोग आधा किलो का भी सेट बनाते हैं, 1 किलो का भी सेट बनाते हैं, 250 ग्राम का भी सेट। 1 किलो का सेट कितने का पहुंच जाता होगा? लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। एक इंडिविजुअल घर पे कितना गोल्ड रख सकता है? 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक वुमेन रख सकती है और 250 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कोई भी मैन रख सकता है, आदमी रख सकता है। ऐसा बोलते हैं जितना कैरेट ऊपर होता है उतना गोल्ड सॉफ्ट हो जाता है, तो ज्वेलरी टूटने के चांसेस ज्यादा। एग्जैक्टली 24 कैरेट सोना बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज नॉट गुड फॉर ज्वेलरी। तो मतलब जितना कैरेट कम होगा उतना ज्यादा सुंदर होगा, उतने ज्यादा चमकीला हो जाएगा, उतना ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रहेगी। जो लोग हेजिंग करके नहीं चले, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सब लोग हेजिंग करके चले। हेजिंग एक्सप्लेन कीजिए। हेजिंग ये होता है कि इस टाइम पे गोल्ड बेटर है या चांदी?
आई वुड से चांदी इज द नेक्स्ट गोल्ड। चांदी का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है आगे। जब हम डायमंड लेने चाहते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना होगा? डायमंड में बस मेजरली यही होता है कि सर्टिफिकेशन जरूरी होती है, बिकॉज CVD का लैब ग्रोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा हो रहा है कि वो बोल के नेचुरल बोल के लैब ग्रोन दे रहे हो, करते हैं लोग, बट करना तो वो सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? सर्टिफिकेट नहीं दे रहे वो लोग, अगर दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज जो चाहते सब है, बट बहुत सारे लोगों का एक सपना बन के रह जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसके रेट ही बढ़े जा रहे हैं और हम पे पैसा ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि बस कहीं से भी मिल जाए, कोई गिफ्ट कर दे, कहीं पुश्तैनी हमारे दादा परदादा ने रखा हो, कहीं ज़मीन में गाड़ रखा हो। बट इस गोल्ड के पीछे बहुत सारी साइंस है, बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारी मार्केट रिसर्च है, स्टडीज़ है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का भी एक ज़रिया है। हमें लगता है कि यार एक चेन मिल जाए गोल्ड की, एक ब्रेसलेट मिल जाए तो हम बस सुंदर लगेंगे, थोड़ा मार्केट में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, पर इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। आपको गोल्ड कैसे खरीदना चाहिए, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अगर आपको कभी लाइफ में गोल्ड बेचना हो तो वो कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें जितना भी आप सोच सकते हैं ज्वेलरीज के अराउंड, ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में होंगी और इस सीरीज से होंगी। आफ्टर दिस पॉडकास्ट आपको जितने भी सवाल आते हैं गोल्ड से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड, एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है सब क्लियर हो जाएगा। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड। आई एम एब्सोल्युटली गुड। एंड मैं जब भी गोल्ड के बारे में सोचता हूँ या इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो पहला दिमाग में जो नाम आता है वो आप ही का आता है, और मैं सीधा आपको फ़ोन करता हूँ कि सर क्या रेट चल रहा है, क्या करूँ, लूँ नहीं लूँ, क्या करना चाहिए। सो आई वांट कि आज आप ऑडियंस को भी बता दो सब कुछ, जितना आपने मेरे को इतना सारा ज्ञान दिया। आई वांट कि आज हम पॉडकास्ट पे ऑडियंस को बिल्कुल आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और गोल्ड के और सुनहरे वक्त को याद करेंगे और आगे सुनहरी चीज़ें। एग्जैक्टली। गोल्ड इतना महंगा क्यों हो गया? गोल्ड की डिमांड पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वांट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स बाय कर रही हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो उनकी रीच से बाहर होते चले जा रहा है। बट तभी भी जब जैसे 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 जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। तो सब लोग अब एक ऐसी ट्रेन पे सवार होना चाहते हैं जहाँ पे हम मिस आउट ना कर जाएं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा फिनोमेना वो आ रहा है। तो आई थिंक गोल्ड फ्यूचर भी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ कमोडिटी टू बाय। राइट। हम पहले गवर्नमेंट और ये सारी बिल्कुल हार्डकोर चीज़ों को थोड़ा साइड करते हैं और इन जनरल लोगों की बात करते हैं, मेरे जैसे लोग जो हम फर्स्ट टाइम गोल्ड बायर्स बनते हैं और हम चाहते हैं कि हमने पेरेंट्स को देखा होता है, गोल्ड की बातें घर में सुनी होती है, पेरेंट्स बातें करते हैं कि शादी के टाइम पे लेना है, सोना जमा करो बहन की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, ये सारी चीज़ें गोल्ड के अराउंड बहुत होती है। और बहुत लोग ना गोल्ड को बहुत सम्मान से, सेफ्टी से, मतलब गोल्ड के साथ ना इमोशंस इतने सारे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जिसके साथ बहुत सारे इमोशंस हैं और वो इमोशन बस कल्टीवेट ही होते रहते हैं लोगों को। बहुत मैंने देखा है, चाहे छोटी सी एक बाली हो, चाहे एक अंगूठी हो, चाहे एक रिंग हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो गोल्ड इतने इमोशन कैरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें। गोल्ड हमेशा एक बड़ा इमोशनल बाय होती है। आप हमेशा एक खुशी के माहौल में गोल्ड बाय करना चाहते हो। आपके घर में कोई एनिवर्सरी है, कोई शादी है, कोई भी अच्छी चीज़ गोल्ड से स्टार्ट। सबसे पहले जब शादी के ख्याल आते हैं तो दो ही चीज़ आती हैं, एक शादी अच्छी होनी चाहिए और सोना कितना देना, या सोना कितना बाय करना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं। सोना हमेशा आपको एक विकट परिस्थिति से बचाएगा। इट इज़ अ वेरी सेफ थिंग। स्त्री धन माना जाता है, हमारे शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है इस गोल्ड का। तो गोल्ड को लेके बहुत सारे पहलू हैं। आज की रेट में गोल्ड क्यों बाय करना चाहिए? अपने आप को सेव करने के लिए। दूसरा, गोल्ड क्यों बाय करना चाहिए? सुंदर लगने के लिए। एक सोसाइटी में एक नाम अपने थोड़ा सा प्रेस्टीज बढ़ जाता है। राइट, प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। तो वो सब चीज़ें के लिए गोल्ड ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर आप इतने सक्षम हैं तो कुछ भी बाय करिए, मगर हर महीने 2 महीने में ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करिए। ओके। आपको 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। आई वांट टू नो कि आपके पास हमेशा लोग आते होंगे, वो कुछ न्यू बायर्स होंगे और कुछ होंगे जिन्होंने लिया होगा, जिनको पता है कि क्या चाहिए। आई वांट कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो नए बायर्स हैं वो देखते हैं डिज़ाइनिंग क्या है, उसका जो है ना ब्यूटी क्या है, उसमें क्या लगा हुआ है,
उनको सिर्फ एक आउटलुक चाहिए कि भाई मेरे को दिखने में कैसा लग रहा है, सुंदर होना चाहिए, उसमें हीरा लगा है नहीं लगा, बिकॉज उन्होंने ये सब चीज़ें सुनी है, बट अंदर डीप डाउन इनको नहीं पता व्हाट दे आर बाइंग। जबकि जो दूसरे जो बायर्स हैं, जो लेट्स से 30 इयर्स प्लस जो बायर्स हैं, उन लोगों को थोड़ा फेयरली दे हैव एन आइडिया कि हाँ ये 18 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट क्या होता है। अब क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ गोल्ड की आ रही है तो बहुत सारे लोग उत्सुक भी हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या होगा, लोग देखते भी हैं, वॉच भी करते हैं कि क्या प्राइसिंग चल रही है आज की रेट में। बट डिफरेंट ये है कि जो यंगस्टर्स है वो लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा बाय करता है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से उनकी मॉडर्न थिंकिंग होती है, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन चाहिए उनको। वेर एज 30 में भी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, बट दे लुक कि उसके गोल्ड के कंटेंट क्या है उसके अंदर, कि डायमंड ज़्यादा है या गोल्ड ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि ये बहुत फ़र्क आया है जब से रेट्स बढ़े हैं सारे, कि लोग ज़रूर देखते हैं कि उसमें गोल्ड का कंटेंट क्या है, गोल्ड कितने वेट का है। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें डिफरेंट होगी। फिर उनकी एक पसंद भी अलग है, शादी के बायर्स की पसंद अलग है, उनके वेट रेंज होती है, एक सबका बजट होता है, तो उस हिसाब से फिर ये सब चलता है। ठीक है। जब भी न्यू बायर्स गोल्ड लेने आते हैं तो हमारे को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए, और हमारे को सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि मतलब आप आपके पास कोई कस्टमर आया तो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यू थिंक यार होनी चाहिए, नहीं तो उसके साथ कोई भी कुछ भी गलत बता सकता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को मेकिंग चार्जेस का कोई आइडिया नहीं था, मेरे को ये नहीं पता था कि किस ज्वेलरी पे कितने मेकिंग चार्जेस लगते हैं, मेरे को ये नहीं पता था कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट और ये अब जो 9 कैरेट आएगा सारा है, इसमें ये सब में क्या डिफरेंस होता है, और गोल्ड के रेट कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे रेट पता लगता है कि आज क्या रेट है, कल क्या रेट है, रेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सही टाइम है, कुछ नहीं आइडिया। तो एक बिल्कुल टीनेजर जिसने गोल्ड लेना है या गोल्ड कभी खरीदना हो, उसको वो जाके अपना बेवकूफ़ ना बनवाए, तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गोल्ड के बारे में। मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोल्ड खरीदो, आप ज्वेलरी की बाय करो। आप जब ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, आपको कितने कैरेट ऑफ गोल्ड बाय करना है। कैरेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, डायमंड के कैरेट वेट होता है और गोल्ड का कैरेट प्योरिटी होता है। ओके, सो लेट्स से अगर हम 24 कैरेट बोल रहे हो तो दैट इज़ 100% कि भी आप 100% गोल्ड बाय करने जा रहे हो, 24 कैरेट का सोना, शुद्ध सोना जिसे कहते हैं। और जबकि आप डायमंड अगर बोलते हो कि डायमंड का मुझे 1 कैरेट हीरा खरीदना है तो दैट इज द वेट, तो 1 कैरेट तो 1 कैरेट में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ अ डायमंड वेट इज कैलकुलेटेड। ओके, सबसे पहले जब आप दुकान पे जाओ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बाय क्या करना है, रिंग चाहिए, गोल्ड की चाहिए, या उसके अंदर कोई स्टोन्स लगे हो। अब स्टोन्स में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, डायमंड की रिंग चाहिए या आपको स्टोन के साथ में चाहिए, बहुत सारे सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं, रूबीज होते हैं, एमरल्ड्स होते हैं, सफायर्स होते हैं, देन यू हैव गार्नेट्स, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टोन्स होते हैं। तो आप वहाँ पे वैरायटी बहुत सारी है, आप सबको देखो, पहले पहन के देखिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको जच रहा है, जो आपको अच्छा लगे फिर उसके बारे में एक बार पूछिए कि क्या वेट है उसका। सबसे पहले आप उसका गोल्ड देखिए, बिकॉज गोल्ड कंटेंट होना उसमें बहुत ज़रूरी है। उसको कैलकुलेट करिए। आपने 24 कैरेट जो 100% माना जाता है, 75% ऑफ गोल्ड 18 कैरेट में होता है। ठीक है। और 58.8% होता है 14 कैरेट में। ठीक है। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। एंड अब 9 कैरेट की भी ज्वेलरी आनी शुरू हो गई, बट अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई है, बिकॉज अभी इंट्रोड्यूस हुई है हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड्स में, अब जाके इंट्रोड्यूस हुई है वो। ओके। क्योंकि रेट ऑफ गोल्ड इज गॉन अप सो हाई। तो बट मैं ये जरूर कहूँगा कि अब जैसे रेट्स हैव गॉन अप सो हाई, सबका अपना अपना बजट होता है। आई थिंक 14 कैरेट फिट्स इन द बजट। डायमंड ज्वेलरी लीजिए आप, डायमंड ज्वेलरी इज फैंटास्टिक फॉर यंगस्टर्स। लाइट वेटेड आजकल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। किसी भी ज्वेलरी शोरूम पे जाओगे अच्छी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छे शोरूम्स में आपको गारंटीज़ भी मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। डायमंड में ज़रूर सर्टिफिकेट मांगिए किसी भी ज्वेलर से कि आप मेरे को सर्टिफिकेशन करके दीजिए कि ये नेचुरल डायमंड है, ये लैब ग्रोन डायमंड है। ओके। 2 पार्ट हो गए अभी जब से लैब ग्रोन डायमंड आया, लैब ग्रोन का, राइट। तो जब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपके बजट्स में। अगर नेचुरल आ रहा है तो प्लीज़ नेचुरल खरीदिए। अगर आपके बजट्स में नहीं आ रहा है एंड यू बाइंग समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, तो वो आप उसमें CVD में भी बनवा सकते हैं। बट
CVD की आज की डेट में बायबैक नहीं है, नेचुरल डायमंड्स की जो है वो बायबैक ले लेते हैं ज्वेलर्स वापस। ठीक है। तो अब अपने अपने तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। लाइट वेट ज्वेलरी नॉर्मली यंगस्टर्स को ज़्यादा फैसिनेट करती है। ओके, जब मैं पहली बार गोल्ड लेने जाऊंगा तो मेरा कंसर्न होगा कि यार क्या ये सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या नहीं। क्या मैं सपोज मेरे को लेना है, या तो मैं चेन लूँगा या मैं कड़ा लूँगा, ब्रेसलेट लूँगा या मैं रिंग लूँगा। अब इसमें कैसे, कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी होती है? या फिर मेरे को रॉ गोल्ड लेना चाहिए एज इन की कॉइन ले लेना चाहिए, या कुछ और ले लेना चाहिए जो कॉइन्स आते हैं ना? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप एक लेडी हो जिससे एक शौक है पहनने का, तो आप ज्वेलरी लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपके हस्बैंड को या वो करने दीजिए, या अगर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाय कर रहे हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कोई कॉइन बाय कर लो या जो भी। मगर अगर आप दोनों चीज़ें अगर साथ में हो जाए तो बेटर है। मेरे हिसाब से ज्वेलरी बाय करनी चाहिए। यू कैन वेयर इट, यू कैन हैव अ सोशल प्रेस्टीज रिलेटेड टू दैट। दूसरा ये होता है कि विद टाइम गोल्ड तो वैसे भी बढ़ ही रहा है। हाँ। तो कभी भी गोल्ड आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहनने को और मिल जाएगा और आपकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी। तो अगर आप सपोजिंग आप कोई उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो या ETFs में इन्वेस्ट, बट दैट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आप यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली एंजॉय द इन्वेस्टमेंट। फ्लॉन्ट नहीं कर सकते उसको। ओके, अगर हम सिर्फ कॉइन ले रहे हैं तो वो एक निशाना तो लग गया, पर अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो एक तीर से 2-3 निशाने, 3 निशान लगे। बिल्कुल। अब मैं सपोज ज्वेलरी लेने जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? अगर आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हो तो सर्टिफिकेट जरूर मांगिए। ठीक है। नेचुरल डायमंड है या CVD है, पूछिए ज्वेलर से कि ये नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो उसका एक सर्टिफिकेट मांगिए। दूसरा, अगर आप सिर्फ गोल्ड की चीज़ ले रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप डायमंड ज्वेलरी भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का हॉलमार्किंग स्टैंप होता है। ठीक है। उसके ऊपर नंबरिंग होती है, विच यू कैन गो ऑन द नेट। आप BIS की वेबसाइट पे जाइए, BIS की स्टैंप उस पर होनी चाहिए और उसका नंबर जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है। BIS की वेबसाइट के ऊपर, तो आपका एक जेन्युइन चीज़ आप खरीद रहे हो। तीसरा, आपको बिल लेना है जिसमें 3% वो GST चार्ज करेगा। वो तो एक नॉर्मल वो है प्रोसीजर। चौथा, आपको ध्यान रखना है कि जो रेट वो चार्ज कर रहा है गोल्ड का, वो उसी कैरेटेज का कर रहा है जिसका आप बिल ले रहे हो। ठीक है। जितने का आप सामान ले रहे हो, वो ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये कर रहे हो, आई थिंक गुड टू गो। गोल्ड का रेट हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आज का रेट क्या है? किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन, गूगल पे, कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हो क्या आज रेट है। मोटा मोटी रेट्स मिल जाएंगे, बाकी तो मार्केट रेट्स होते ही हैं, सबके पास ही होते हैं वो। ठीक है। आज की डेट में ज्वेलर ना अब इस चीज़ से बच नहीं सकता कि मैं ज़्यादा रेट चार्ज करूं या कम रेट चार्ज करूं। नॉर्मल रेट सबके सेम ही होते हैं। मेकिंग चार्ज उनके हाथ में मेकिंग चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज वो अलग अलग इंट्रिकेसी हो सकती है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वेरिएशंस हो सकती है, वो प्रोडक्ट में अलग अलग वर्टिकल्स हो सकते हैं। कोई मीनाकारी के साथ हो सकता है, कोई ज़्यादा जिसमें कोई ज़्यादा हैंडवर्क होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा थोड़ा महंगा होगा। बट जनरली अगर हम देखें तो मेकिंग चार्जेस परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 5% to 30% वेरी कर सकता है पर ग्राम। ठीक है। हॉलमार्क सब पे होता है, चांदी पे, गोल्ड पे और डायमंड पे? चांदी का अभी गवर्नमेंट इज अंडर वे कि वो सब चीज़ें, चांदी भी हॉलमार्क करना शुरू किया। बट डायमंड और गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो सब चीज़ें हॉलमार्क होनी ज़रूरी है। ठीक है। इट्स कंपल्सरी। एक बार आप हॉलमार्क भी एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है? हॉलमार्क एक ऐसा स्टैंप होता है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपकी वो शुद्धता, एक्चुअल जो आप बोल रहे हो वो है कि नहीं है। सपोजिंग आपने बोला ये मेरा 22 कैरेट का सोना है, दिस इज 91.6% ऑफ प्योर गोल्ड। एक प्रोडक्ट के अंदर सपोजिंग ये रिंग है, रिंग के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ गोल्ड है। अब मैं कहता हूँ, ये एक ज्वेलर, एज ए ज्वेलर कहता हूँ कि इसमें 91.6% ऑफ गोल्ड है। अब थर्ड पार्टी ही इसको कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया कि वी विल मेक श्योर दैट व्हाट यू सेल इज गुड इनफ टू बी ट्रस्टेड। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने एजेंसीज हैं उनके पास, वो एक स्टैंप लगा के देते हैं कि वो चेक करते हैं, इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट को चेक होता है वो, और वो हर प्रोडक्ट के ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड बना रखा है 91.66% से नीचे प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो ऐसे ही दिस इज सेम फॉर एवरी प्योरिटी, चाहे वो 18 कैरेट हो, चाहे वो 14 कैरेट हो। अब वो 9 कैरेट में भी पॉसिबल है। ऐसा बोलते हैं जितना कैरेट ऊपर होता है उतना गोल्ड सॉफ्ट हो जाता है, तो ज्वेलरी टूटने के चांसेस ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो
एक बार ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है 24 कैरेट ही लेना चाहिए, नहीं तो 22 ले लो, बट जितना आई गेस मैं जब ले रहा था तो मेरे को यही एक्सप्लेन किया गया था कि आपका वो सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, राइट, तो टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये एक्सप्लेन कीजिए। 24 कैरेट सोना बहुत सॉफ्ट होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है सोने की वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट मेटल। तो आप अगर सपोजिंग कोई ब्रिक है या कोई आपके पास कॉइन है, आप थोड़ा सा भी जोर से किसी भी पॉइंटेड चीज से उसको स्क्रैच करेंगे तो एकदम से स्क्रैच हो जाएगा। हो तो 18 भी कैरेट जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज नॉट गुड फॉर ज्वेलरी। ओके, तो सपोजिंग आपने 24 कैरेट का कोई रिंग पहना तो वो बहुत जल्दी पतली या टेढ़ी हो जाएगी। वेयर एज 23 कैरेट या 22 कैरेट में अगर आप लेते हो तो उसमें थोड़ा अलॉय डलता है। अलॉय वो इंपोर्टेड अलॉयज भी आते हैं, बहुत सारे कॉपर और सिल्वर के अलॉयज भी होते हैं। तो जैसे जैसे हम अलॉय डालते हैं उसकी शाइन भी बढ़ती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बेटर होती है। तो मतलब जितना कैरेट कम होगा उतना ज़्यादा सुंदर होगा, उतने ज़्यादा चमकीला हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्टर्डी रहेगा, उतने ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी रहेगी। तो मतलब डायमंड में हमेशा 18 कैरेट ही रिकमेंड करते हैं हम लोग। 18 कैरेट से ऊपर डायमंड में रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज डायमंड को पकड़ने के लिए एटलीस्ट एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सो दैट द डायमंड डजंट फॉल ऑफ। ओके, तो वो जब हम डायमंड का कुछ भी बना रहे हैं और उसका बेस अगर गोल्ड है तो वो 18 कैरेट का हो, मिनिमम 18 कैरेट का होना चाहिए। इससे ऊपर हम लोग रिकमेंड नहीं करते, डायमंड में फॉल ऑफ। वर्ल्ड ओवर सेम वो है। ठीक है। तो मतलब आइडल अगर मेरे को लेना है, सपोज मेरे को ब्रेसलेट लेना है और मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा भागता रहता हूँ, थोड़ा इंपेशेंट आदमी हूँ जिसका हाथ वाथ कहीं पे भी लग सकता है, तो मेरे लिए आइडल होगा 22 कैरेट। नहीं, 18 अगर आप प्लेन ले रहे हो तो 22 कैरेट इज गुड इनफ। हाँ, थोड़ा सा और आप अगर ज़्यादा खेलते हो कूदते हो तो 18 कैरेट। आई वुड रिकमेंड कि आप अभी यंग हो तो आप 14 कैरेट लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक बजट होता है सबका। अब लेने को तो आप ले सकते हो 22 कैरेट भी, कोई वो नहीं है, बट थोड़ा सा स्टडी वो कम हो रहता है। 18 कैरेट इज गुड बाय आज की डेट में अगर देखा जाए। ओके, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में रिंग्स बिकती हैं। वैसे तो ऑल ओवर सारे एज ग्रुप्स में रिंग्स सबसे ज़्यादा बिकती हैं। 10 उंगलियां होती हैं, उसी को सजाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लगा था चेन बिकती होगी। चेन भी बिकती है, बट बहुत सारे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हो गए, तो काफ़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने ही चेन पहननी बंद कर दी इस चक्कर में कि स्नैचिंग के इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो इस वजह से रिंग्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं। चेन्स भी बिकती हैं, ऐसा नहीं है, बट रिंग्स सबसे ज़्यादा बिकती है। बजट में भी तो आनी चाहिए ना। तो कितना रफली कितना क्या बजट होता होगा किस चीज़ का? रिंग्स कितने में आ जाती होगी? चेन एक पतली सी चेन स्टार्ट तो 2.5 ग्राम से हो जाती है या 3 ग्राम से हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है तो एक तो टूटने का ज़्यादा रहता है। दूसरा ये कि आप 2.5 ग्राम की चेन से बेटर है ना एक रिंग ले लो। कितने की आती है 2.5 ग्राम की चेन और रिंग? 2.5 ग्राम की आज की रेट में अगर देखा जाए तो रफली लेट्स से 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में। और रिंग भी इतने की? रिंग भी तो रिंग ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। रिंग पहनने में थोड़ा सा एक वो लगेगा, बट चेन टूट जाएगी जल्दी। ओके, और कड़ा वगैरह कितने का आता? कड़ा स्टार्ट रेंज आज की रेट में हम 10 ग्राम से कर देते हैं। हाँ, एक नॉर्मल सा कड़ा, एक जेंट्स कड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेडीज़ कड़े की बात कर रहा हूँ। लेडीज़ चूड़ी जिसे कहते हो, चूड़ी एक 10 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1.25 लाख रुपए की या लाख रुपए के करीब की। वाओ, एक चूड़ी हो गई है आज की डेट में, बहुत महंगा हो गया। आई नो। जो लोगों को वो शादियों पे वो बड़े बड़े सेट्स होते हैं उनका क्या प्राइस होता होगा? अभी स्टार्टिंग उसका चलन बहुत कम हो गया है, उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है, बट हाँ बहुत कम हो गई बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया। ऐसा नहीं, बिकता है, अभी भी बिकता है, डिमांड आती है। उनका क्या स्टार्टिंग प्राइस होता होगा जो एक हैवी सेट जो थोड़ा सा इतना बढ़िया हो? देखिए, इसकी ना कोई रेंज नहीं है। हाँ, लोग आधा किलो का भी सेट बनाते हैं, 1 किलो का भी सेट बनाते हैं, 250 ग्राम का भी सेट बनता है। 1 किलो का सेट? हाँ जी। कितने का पहुंच जाता होगा? 1 किलो का सेट लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। कहाँ से आ रहा है लोगों में पैसा? ओके, 1.25 करोड़ का एक सेट। वाओ, 1 करोड़ 6 लाख रुपए के करीब तो सोना आज की रेट में हो गया। राइट। तो अगर मेकिंग चार्जेस और वो सब मिलाया जाए तो 1,10-15 हज़ार तो नॉर्मल सा हो। 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तो हो ही गया नॉर्मल सा, अगर 1 किलो का सेट। वैसे नॉर्मली इतना हैवी पहनता नहीं है कोई, बट बनाने वाले बनाते भी हैं। अंबानीज तो हैं फिर। बिल्कुल है, अंबानीज है। राइट, बहुत है। ओके, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी है जो देख रहे होंगे। नहीं, वो नहीं, उनको ये कट कर देना। राइट।
जो लोग होते हैं, जैसे मैं जब पता कर रहा था ब्रेसलेट का, तो उन्होंने बताया था कि देखो आपको सेम रेंज में ब्रॉडर भी मिल जाएगा और एक डिसेंट भी मिल जाएगा जो हैवी होगा, बट वो लाइक वो कारीगरी समझा रहे थे मेरे को कि अगर आपको सपोज 1 लाख का वो चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो अगर आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा दिखे तो वो हम उसको बड़ा बना देते हैं, बट वो अंदर से थोड़ा खोखला होता है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको डिसेंट सोबर सा चाहिए तो वो हैवी होगा बट वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा। तो इसके पीछे थोड़ा समझाओ। देखिए अभी क्या है ना, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं। एक इलेक्ट्रोफोमिंग हम लोग पहले सिल्वर में ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया, तो अभी इलेक्ट्रोफोमिंग हम गोल्ड में भी कर पा रहे हैं। ओके। बट वो चीज़ें ना ज़्यादातर स्टेडी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी उनकी बहुत कम है। फॉर मेन आई वुड नॉट रिकमेंड कि इलेक्ट्रोफोमिंग या उस पतली वाली ज्वेलरी में ना जाए। इलेक्ट्रोफोमिंग होता है बेसिकली एक टेक्निक जहाँ पे आप एक बलून टाइप के उसको फुला देते हो। ओके। गोल्ड को एक बलून टाइप का फुला देते हो, अंदर से वो खोखला होता है और बाहर से वो जो भी डिजाइनिंग होती है वो डिजाइनिंग हो जाती है, बट वो बहुत दिखने में तो बड़ा होता है बट होता बिल्कुल अंदर से खोखला है। तो इसलिए वो चीज़ें जैसे बड़े पेंडेंट्स हैं कुछ है तो वहाँ पे तो चल जाता है, हाथ में वो सब चीज़ें चलती नहीं है, लाइट वेट होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब बस वो दिखता है, बस वो होता नहीं है। बस वो फिर वो वानाबी टाइप लोग जिनको थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा करना वैसा करते हैं, वो भी करते हैं लोग। अब जितनी भी टेम्पल ज्वेलरी बनती है जो बैंगलोर में बनती है या जो टेम्पल ज्वेलरी पर से बनती है वो सब इसी प्रोसेस से बनती है। कुछ इलेक्ट्रोफॉर्म्ड होते हैं, कुछ हैंडमेड होते हैं। हैंडमेड जो होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं अभी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो लोग अब दूसरी तरफ भी भाग रहे हैं। ओके। हैंडमेड ज्वेलरी बनाने में कितना टाइम जाता होगा? डिपेंड्स कि क्या बनाना है। अब किसी चीज़ों में तो 1-1, 1.5, 2-2 महीने भी लग जाते हैं। ओके। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मिक्स होती हैं, फ्यूजन्स होते हैं, कुछ हैंडवर्क हो गया, कुछ मशीन वर्क हो गया, कुछ मिक्स करके आजकल बना रहे हैं। 100% हैंडवर्क तो बहुत कम हो गया, अभी नहीं होता, बिल्कुल कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जो पुराने स्टाइल ऑफ ज्वेलरी था वो भी बहुत कम लोग बनाना चाह रहे हैं बिकॉज उसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा लगता है। ओके। हैंडवर्क में हमेशा गोल्ड ज़्यादा लगता है। मशीन में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो थिकनेस है या जो भी वेट है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ओके। वॉल्यूम वगैरह सब संभाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती है गोल्ड लेने से पहले ध्यान रखने वाली? कि सबसे पहले तो आप एक अच्छे ज्वेलर को पकड़िए। हाँ, ये कैसे फिगर आउट करेंगे? ये फिगर आउट आज की डेट में करना बहुत इजी है। जो आपके पुराने ज्वेलर्स थे, अगर अब वो विद टाइम वो एडवांस होते जा रहे हैं, उनके पास हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट्स हैं। और कोविड के बाद तक सस्टेन कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि कोविड में काफ़ी लोग जो है ना अपनी दुकानें उन्होंने बंद भी करी किसी वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। तो बट मेजरली ये होना चाहिए कि आप अगर वो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, हॉलमार्किंग का सामान दे रहे हैं, आपको बिल दे रहे हैं साथ में, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। अब हमें जब हम डायमंड लेने चाहते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना होता है? डायमंड में बस मेजरली यही होता है कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती है बिकॉज अभी CVDs का और लैब ग्रोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा हो रहा है कि वो बोल के नेचुरल बोल के लैब ग्रोन दे रहे हो? करते हैं लोग बट करना नहीं चाहिए, करने को तो कर ही रहे हैं लोग। तो वो सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? सर्टिफिकेट नहीं दे रहे वो लोग, अगर दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। हम ये इस टाइम हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम से गुजर रही है। लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में बाइफरकेट करना या उनको वही पूछना था वो कि करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेकेड आई से हम लोग पता कर सकते हैं या नहीं? कोई पता नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसका कोई टेस्ट ना हो, और वो टेस्ट भी सिर्फ एक ही टेस्ट है जिससे वो पता चल सकता है कि ये नेचुरल है। वो कार्बन डेटिंग का टेस्ट होता है, वो लैब में ही टेस्ट हो सकता है। ओके। और कितना फ़र्क है प्राइस रेंज में एक नेचुरल डायमंड में और एक लैब ग्रोन में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 कैरेट डायमंड, नेचुरल डायमंड अगर देखा जाए तो लेट्स से एक फॉर दैट मैटर एक कलर क्लैरिटी पकड़ लेते हैं, लेट्स से J कलर और SI1, एक 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब आता है वो। सेम अगर हम लोग इसमें पकड़े हैं CVD में, तो CVD में वही सेम चीज़ 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 तक की आ जाएगी। वाह, इतना फ़र्क है। और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। मार्केट शिफ्ट हुई है लैब ग्रोन पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है, स्पेशली सॉलिटर मार्केट बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है। ओके। एक बहुत पर्सनल सवाल आपसे, ज्वेलर्स का क्या पेन होता है?
ज्वेलर्स का पेन, देखिए ज्वेलर जो होता है ना हमेशा आपकी भलाई चाहेगा। ज्वेलर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है उस मोमेंट्स पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की। बायबैक हो या आपका घर पे कोई खुशी हो तो आपका ज्वेलरी हमेशा काम आएगा। और ये एक थैंकलेस जॉब माना जाता है हमारी इंडस्ट्री में कि आप किसी के ज्वेलर हो मगर वो आपको ना उतना अहमियत नहीं दे रहा। और हम लोग सब कुछ वो करते हैं जो कस्टमर के प्रॉफिट्स के लिए हों। अब हम आपको एक सपोजिंग आपके घर पे कोई शादी है या वो है कुछ भी खुशी का मौका है और आप मेरे एक रेगुलर कस्टमर हो जिसे मैं आपको जानता हूँ और सालों से जानता हूँ, तो आप मेरे पास आए कि ठीक है यार रचित, मुझे जो है ना थोड़ा सा मेरे पास थोड़े से पैसे शॉर्ट हैं मगर अभी चाहिए। तो शायद मैं अगर आपको जानता हूँ अच्छी तरह तो मैं आपको मना भी नहीं करूँगा कभी। और इतने में आप रेट भी बढ़ जाता है। सपोजिंग आप महीने 1.5 महीने नहीं आए क्योंकि रेट्स आज की डेट में बहुत रोज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और सपोजिंग आप मेरे पास आए कि ठीक है यार अभी है नहीं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट दे देता हूँ 10-15 हज़ार रुपये कम कर, तो वही मेरी शायद कमाई होगी। तो वो कमाई जो है ना वो 1 महीने अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो मेरी ख़त्म है। मगर फिर भी मैं खुश हूँ मैं कुछ नहीं कमाऊँगा उसमें। तो ये एक पेन है जो कि मेरे आई थिंक सारे ज्वेलर्स के साथ सेम प्रॉब्लम्स हैं। अब क्योंकि इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर रहे हो और एक रिलेशन बन जाता है। अब ये सिर्फ ज्वेलर एक ये नहीं है कि आप एक माल बेच रहे हो, आप एक रिलेशन भी बना रहे हो। बहुत सारे कस्टमर्स आपके ऐसे हैं जो शायद 2 जनरेशन से 3 जनरेशन के आपके पास ही आ रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अब आप छोटी सी चीज़ के लिए 10-15-20 हज़ार रुपये के लिए आप मना नहीं करोगे आप उनको। अब वो सब चीज़ें ना है ना कोई समझता नहीं है सब चीज़ें इस पॉडकास्ट आई थिंक ये सब चीज़ें ना बहुत हल्के में लेते हैं लोग। ज्वेलर सबसे ज़्यादा आपका हितकारी होता है, आपको वही रिकमेंड करेगा जो एक्चुअल में आपके लिए सही है। आई गेस सो, बिकॉज गोल्ड से तो वो वैसे ही नहीं कमा रहे। गोल्ड में तो कुछ भी गोल्ड तो उनको भी उतने का ही पड़ रहा है जितने का है। जो उनकी कमाई है वो मेकिंग चार्जेस में, और मेकिंग चार्ज ही सबसे पहले तो हम डिस्काउंट मांग लेते हैं। 100 कितना डिस्काउंट होगा मैक्सिमम मेकिंग चार्ज। आप वहां पहुंच रहे हो जहां पे दिल सबसे ज्यादा दुखता है मेकिंग चार्ज पे एक ग्राहक को कितना डिस्काउंट लेना चाहिए? देखिए अभी ना इतना कंपटीशन का ज़माना है और क्योंकि गोल्ड तो आप जब खरीद लोगे तो एक आपका रेट तय हो गया, तो आपके लिए तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब सपोजिंग वो 5% अगर रेट बढ़ जाता है और आपने 5% मेकिंग चार्जेस में गोल्ड लिया, जो कि विद इन 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स आजकल बढ़ जाता है, तो आपके लिए तो वो 0 मेकिंग चार्जेस में पड़ गया। बट जो 5% आप ज्वेलर को दे रहे हो उससे उसके दुकान चल रही है, उसका घर चल रहा है, बहुत सारे कारीगर उसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं जिनका घर चल रहा होता है। तो प्लीज़ डिस्काउंट मत मांगिए, बिकॉज ऑलरेडी इतना कंपटीशन में कोई ज़्यादा चार्ज करने के उसमें है ही नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से डिस्काउंटिंग ऑलरेडी बहुत कर करके हम इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे अब सस्टेनेबल भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। राइट। एक छोटे ज्वेलर जो जैसे कोई भी टायर 2 टायर 3 सिटी में दुकान खोल के होते हैं, एक थोड़ा सा बड़े शहर में, और जो अब बड़े ब्रांड्स बन गए हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड्स बन गए हैं जिनका हम टीवी वगैरह पे ऐड देखते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देखते हैं, इन तीनों के मॉडल में कुछ डिफरेंस है? देखिए हमेशा जो आपका पुश्तैनी ज्वेलर है वो आपका सबसे ज़्यादा हितकारी माना जाता है। ओके। आप किसी भी नए ब्रांडेड शोरूम पे जिसके इंडोर्समेंट्स आप बोल रहे हो उन पे जाओगे ना, तो कभी आपको वो पर्सनल अटेंशन मिलेगी ना अपनापन लगेगा। आप खरीद जरूर रहे हो, एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, बट कहीं ना आई थिंक वो ज्वेलरी इंडस्ट्री को कभी भी फायदेमंद नहीं हो रहा है, बिकॉज ये लोग हैं कॉर्पोरेट्स की थिंकिंग अलग होती है। उन लोग को कोई मतलब नहीं है कारीगर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो कितने मुश्किलों से कुछ चीज़ें बनाते हैं। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे आर्टिजन्स हैं बेचारे आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम में है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स। हमारी इंडस्ट्री पर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है इस टाइम बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स और बिकॉज ऑफ गोल्ड गोइंग अप, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो आप तो एक बार खरीद के चले गए, अगली
दिन क्या होना है, उसने अगर बुक करा नहीं करा वो अब आपकी प्रॉब्लम नहीं रही। तो बुक जैसे ही उसने आपने उसको माल बेचा, चाहे वो जैसे भी बेचा, और आपने सपोजिंग बुक कराना भूल गए पीछे, तो आपका वो लॉस ही लॉस है। इसकी मतलब थोड़ा इजी भाषा में कि अगर सपोज आपने आज बोला कि आज 100 रुपये रेट है लेमली, और आपने बुकिंग नहीं डाली 100 रुपये पे, और कल 104 हो गया, तो 4 रुपये लॉस है। तो वो आपका 4 रुपये मैं घाटा हो बता देता हूँ इसके पीछे क्या है। ज्वेलर हमेशा सपोजिंग एक दिन में x ग्राम ऑफ सेल करता है, x ग्राम ऑफ गोल्ड सेल करता है, तो वो उसी दिन वो बाय करता है, बाय करने की कोशिश करता है कि सपोजिंग आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो 1 लाख रुपए एवरेज उसने पूरे दिन में माल बेचा, एक ग्रामेज बेची, सपोजिंग लेट्स से 20 ग्राम गोल्ड बेचा, तो वो शाम को, उसका नियम यही होता है, शाम को 20 ग्राम वो खरीद के जाएगा घर। ओके। किसी वजह से वो नहीं खरीद पा रहा, हाँ, किसी वजह से फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको वो रेट नहीं मिला, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब वो कई बार नीचे भी होता है, कई बार ऊंचा भी होता है, तो एवरेज आउट करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। आज की रेट में ज्वेलर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी जल्दी रेट शूट अप हुए हैं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। सो रनिंग कैपिटल सब ऑलमोस्ट निकाल के ही रखते होंगे कि इतने में ही हमने घुमाना है। कैपिटल इंटेंसिव तो हो गया है बहुत ज़्यादा। राइट। अब जो लोगों ने सपोज वो 50 लाख पे खेल रहे थे और एकदम से गोल्ड 60 से एकदम जंप मारा था जब, तो उस टाइम पे तो बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, डैमेज, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। जो लोग हेजिंग करके नहीं चले, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सब लोग हेजिंग करके चलें। हेजिंग एक्सप्लेन कीजिए। हेजिंग ये होता है कि सपोजिंग आज आपने कुछ गोल्ड खरीदा, मगर आपको लगा कि आज बाय नहीं करना चाहिए, मगर आपको कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेव करना है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो MCX हो, और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, MCX पे नॉर्मली लोग करते हैं, तो उसमें आपने एक अकाउंट खोल के अपना जितना माल बेचा, सपोजिंग आज 50 ग्राम हो तो 50 ग्राम आपने MCX पे बाय कर लिया, तो एटलीस्ट आपका वो जो रेट है वो सेफ हो गया, लॉक हो गया। तो उसमें हेजिंग करके चलना चाहिए। एक कोई भी छोटा ज्वेलर है या बड़ा ज्वेलर है, ज़्यादातर लोग हेजिंग करके चलते हैं, अपने आप को सेफ करके चलते हैं। कुछ लोग हैं जिनके अकाउंट नहीं खुल सकते या जो भी है, तो वो उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट ज़्यादातर लोग अपने आप को सेफ करके चलना चाहिए। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। ओके। कितने टाइप के गोल्ड होते हैं? गोल्ड तो एक ही टाइप का होता है, उसकी प्योरिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट होता है रोज गोल्ड, वाइट गोल्ड और ये सब? ओके, कलर ऑफ गोल्ड की बात हो सकती है। कलर ऑफ गोल्ड येलो, मेजरली 3 कलर्स हमारे पूरी इंडस्ट्री में चलते हैं। येलो गोल्ड जो नेचुरल कलर होता है, हाँ। एक वाइट गोल्ड होता है जिसमें अलॉय मिला के हम लोग वाइट कर देते हैं, और एक होता है रोज गोल्ड जिसे पिंक गोल्ड भी बोला जाता है, उसे हम लोग एक कॉपरिश टाइप का शेड दे देते हैं। तो तीनों गोल्ड में फ़र्क ये होता है कि येलो गोल्ड में हम लोग जो अलॉय मिलाते हैं वो सिल्वर का मेजरली अलॉय होता है। ठीक है। जिससे कि उसकी प्योरिटी कम हो जाती है 75%। नॉर्मली 18 कैरेट में या 22 कैरेट में सिल्वर मिलाया जाता है। सो बेसिकली अगर हम वाइट गोल्ड ले रहे हैं तो वो हाईली चांसेस है कि 18% तक होगा, 18 कैरेट होगा। अगर हम वाइट गोल्ड ले रहे हैं तो वाइट गोल्ड ले रहे हो तो उसमें एक अलॉय डलता है, बहुत सारे अलॉयज आते हैं जिसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये टेक्निक्स तो नहीं, जिसमें अलग अलग कॉम्पोजिशंस होती हैं मेटल्स की। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो शाइन बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कॉपरिश, जैसे सपोजिंग रोज गोल्ड थी उसमें कॉपर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ सिल्वर कंटेंट होता है, और कुछ चीज़ें और होती हैं जो बाइंडर्स होते हैं, जो एनहांस करते हैं, शाइन बढ़ाते हैं, जो ड्यूरेबिलिटी, स्क्रैच प्रूफ बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो अलॉयज़ के अंदर हम लोग डालते हैं उसके अंदर। तो एक अच्छे मेक में और एक बुरे मेक में यही फ़र्क होता है। अगर अच्छा मेक है किसी भी ज्वेलरी का तो उसमें एक अच्छी शाइन होगी, थोड़ा सा स्क्रैच रेजिस्टेंट होगा, और ड्यूरेबल ज़्यादा होगा। और अगर उसमें अलॉय अच्छी तरह नहीं डाला तो वो कई बार क्या होता है कि जहाँ पे जोड़ लगा हुआ है वहाँ से वो पीलापन या कालापन भी आ जाता है। ओके। तो वो इसी वजह से होता है कि उसका अलॉय सही नहीं डाला हुआ। तो ये कैसे फिगर आउट कर सकता है आम आदमी? आम आदमी नहीं फिगर आउट कर पाएगा। वो तो एक जो कॉम्पोजिशन ऑफ गोल्ड जब कोई कारीगर मिलाता है उसको गोल्ड को, तो उसके अंदर क्या डाला होता है वो। तो सपोज अब मेरे को अगर वाइट गोल्ड लेना है और मेरे को नहीं चाहिए कि थोड़े टाइम बाद उसके वहाँ पे वो पीलापन आए जॉइंट्स वगैरह में, नॉर्मली प्रॉब्लम रोज गोल्ड में ज़्यादा आती है। तो मैं क्या करूँ? मैं वो गारंटी लूँ, वारंटी लूँ, मैं क्या करूँ? नॉर्मली ज्वेलर को भी आइडिया नहीं होती, बिकॉज ज्वेलर भी ज़्यादातर ट्रेडिंग कर रहा होता है। तो वो अब तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है जहाँ पे वो जो है ना कारीगर बैठा होता था,
आपके आंगन में और वो बैठ के वो फूक मार रहे होते थे, वो सब अब सब फैक्ट्रीज का काम है। अब नॉर्मली ये सब चीज़ें आती भी नहीं है, बहुत रेयर कभी आ गई तो वो ज्वेलर आपको रिप्लेस कर देगा या ठीक भी करा देगा, वो कोई प्रॉब्लम तो ये मेरे को पहले ही बात कर लेनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है वरुण, क्योंकि अब ना जो भी अच्छे ज्वेलर्स हैं वो हल्का जगह से माल लेते नहीं है, वो अच्छी जगह से ही लेते हैं माल। एक इंडिविजुअल घर पे कितना गोल्ड रख सकता है? इसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से वो है, कैप है 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक वुमेन रख सकती है। 18 इयर्स आई थिंक प्लस की लिमिट है वो। और 250 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कोई भी मैन रख सकता है, आदमी रख सकता है। ठीक है, क्यों हमारा कम क्यों कर दिया? अब ये तो मोदी साहब से पूछना। ओके, कितना हो गया? आधा किलो इज अबाउट 50 लाख रुपीज आजकल, आज की डेट में 50 to 52 लाख रुपीज। 50 लाख का गोल्ड आप रख सकते हो? 50 लाख का मोटा मोटी। और घर में अगर 2 लेडीज हैं तो 1 किलो रख सकते हो। रख सकते हैं लोग। आपकी शादी जल्दी करानी पड़ेगी वरुण। नहीं इतना गोल्ड कहाँ से लाओ? ओके, जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आजकल एक नई चीज़ आ रखी है, डिजिटल गोल्ड। सो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदो, ETF के थ्रू खरीदो। बहुत सारे हैं चैनल्स जिसमें आगे हम बात करेंगे। और अगर आपने गोल्ड वैसे शौक के लिए खरीद रहे हो तो आप ज्वेलरी बाय करो। ठीक है। अब ज्वेलरी में आपका शौक भी पूरा हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और आई फील कि थोड़ा सा तो बीवी भी खुश है। बना लो। हाँ? थोड़ा सा रॉ गोल्ड वगैरह ले लो, रॉ गोल्ड एज इन की मतलब ज्वेलरीज वगैरह ले लो, और फिर जब आपको लगे कि हाँ हो गया गोल्ड, क्योंकि घर में रखना भी थोड़ा मुश्किल ही रहता है सबको। हाँ। कि बहुत ज्यादा गोल्ड हो तो प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा तो मतलब 1-2 लाख तक आई गेस सभी रखते होंगे। इतना तो रखना भी चाहिए। हाँ, तो इतना तो ये तो आई गेस सबसे ज्यादा इजी लिक्विड कैश का ऑप्शन भी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो कहते हैं गोल्ड अगर सोचो तो देख लो कि गोल्ड बिक तो नहीं गया। अगर आपने सोचा कि बेचना है गोल्ड और आप देख तो लो कहीं बिक तो नहीं गया, इतना लिक्विड होता है गोल्ड। हाँ, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि आपने जब मेरे को वो कॉन्सेप्ट बताया था कि गोल्ड इज लाइक योर थर्ड चाइल्ड, वो कॉन्सेप्ट बताओ। ओके, सो हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेइंग है कि गोल्ड इज लाइक योर थर्ड चाइल्ड। तो बेसिकली सबके नॉर्मली 2 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, तो वो दोनों कमाई कर रहे हैं एंड यू आर अ फादर। और एक बच्चा का सपोजिंग अच्छा चल रहा है, वो अपना बाहर यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गया। एक बच्चा है जो यहीं पे जॉब कर रहा है, वो अपना मस्त हो गया, अपनी फैमिली में मस्त हो गया, बट आपको टेक केयर कौन कर रहा है? तो गोल्ड इज योर थर्ड चाइल्ड। आप पूरी ज़िंदगी आप उनके लिए कर रहे हो, आपने उनको बड़ा किया, कमाई लायक बनाया, सब कुछ कर दिया, बट अपने लिए क्या आपने बचाया? बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं ही, बट आई वुड से कि गोल्ड को भी एक अपने पोर्टफोलियो में एक अहमियत दीजिए, जिसमें कि गोल्ड इज़ लाइक योर थर्ड चाइल्ड। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एज यू आर ग्रोइंग द गोल्ड इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। कभी भी आपको बेचने का होगा तो गोल्ड आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। हमेशा आड़े वक्त पे गोल्ड ही काम आता है। स्टॉक्स में राइज एंड फॉल एंड स्टॉक्स देन कंपनीज में सर्वाइव और नॉट, गोल्ड हैज ऑलवेज सर्वाइव्ड since last so many years, since thousands of years, gold has the only thing। सिर्फ गोल्ड सर्वाइव करा है। तब कोई स्टॉक नहीं होते थे, कोई ETFs नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ गोल्ड होता था। ओके, ठीक है। जब हम गोल्ड लेते हैं, जब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें आज की डेट में, जैसे अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एक सही तरीका क्या है गोल्ड लेने का? कि मैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं इतना X अमाउंट रुपए अपनी जॉब से सेव करता रहूँगा, लाख रुपए जैसे होंगे तो मैं लाख रुपए का गोल्ड ले लूँगा, नहीं तो सब एक बेंचमार्क रखते हैं कि इतना पैसा होते ही मैं गोल्ड लूँगा। वो सही तरीका है या फिर? अगेन, इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग मैं सेपरेट बोलूँगा और नॉन इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग अलग बोलूँगा। ठीक है। आई वुड से जो भी सैलरीड क्लास हैं, जो अपनी सैलरीज ड्रॉ करते हैं, उसका एटलीस्ट 10% आपको गोल्ड ज़रूर बाय करना चाहिए। You will thank me later because I have seen people who have lost everything, but उनके पास जो सामान पड़ा था, जो गोल्ड पड़ा था, सिर्फ वही उनके काम आया। Whether it is buying property, whether शादी के टाइम पे, whether दुख सुख सबके चलते रहता है, सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसी एसेट है जो हमेशा काम आएगी।
और हमेशा काम देती रहेगी। ये एक हो गया एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्वेलरी मैं ज़रूर बोलूँगा वही 10% आप ज्वेलरी लीजिए या ETF में, या फिजिकल ना लेके आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लीजिए, बट लीजिए किसी भी वे में गोल्ड लीजिए। एटलीस्ट आपका 10%, 5%, 7% जो भी सैलरीज बन रहे हैं उसमें थोड़ा सा लीजिए, मगर लीजिए। ओके जो डिजिटल गोल्ड है ETF, उसमें भी कोई लिमिट है गोल्ड लेने की? आई थिंक 10% ऑफ द पोर्टफोलियो है, 10% ऑफ व्हाट योर सैलरी इज, Okay. उसमें बाय कर, इसलिए मैं 10% बोल रहा हूँ। ठीक है। अब हमें कैसे लेना चाहिए कि एक पैसा जमा करके ले या हर महीने लेते रहे? देखिए गोल्ड आप जिस दिन लोगे उस दिन आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अरे वाह। आपने गोल्ड आपने ले लिया, आप भूल जाओ। आप साल बाद मेरे से बात करो कि अब गोल्ड का क्या हुआ। ये तो है। गोल्ड पिछले आई थिंक 7 to 8 ईयर्स में ईयर ऑन ईयर अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। लास्ट ईयर इट वाज अबाउट 30%। ऑल द एसेट क्लासेस असाइड, गोल्ड ने जो रिटर्न दिया किसी ने नहीं दिया। सिमिलरली जनवरी 1 2025 से लेके अभी तक आई थिंक 24% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, एंड विद द ईयर एंड आई थिंक वही 30-35% इंक्रीज में बैठे होंगे हम लोग। सो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन वेरी गुड। कोविड के टाइम पे भी गोल्ड ने ही साथ दिया था। 40,000 रुपये पे गोल्ड कोविड शुरू हुआ था, और 52,000 रुपये पे गोल्ड जब कोविड एंड हुआ तब 52,000 तक पहुंच चुका था। बहुत सारे लोग बचे ही सिर्फ गोल्ड के चक्कर में थे, क्योंकि बहुत सारे लॉसेज हुए थे, सब सिर्फ गोल्ड ने कवर करके दिए थे। जिन जिनके पास गोल्ड था, सफिशिएंट क्वांटिटीज थे, चाहे थोड़ा था ज़्यादा था एक अलग बात है, पर गोल्ड ने सर्वाइव जरूर कराया, बहुत लोगों का साथ दिया। राइट। ओके अब आते हैं अभी के सिनारियो में जो आजकल चल रहा है, जो रेट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इस टाइम पे गोल्ड बेटर है या चांदी, सिल्वर? आई वुड से चांदी इज द नेक्स्ट गोल्ड। ओके अगर आपने इन्वेस्ट ही करना है एंड यू डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी कि आप गोल्ड खरीद पाओ, तो चांदी लीजिए। ठीक है। चांदी का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है आगे। चांदी एक ऐसी चीज़ है जो ना वो भी सेंचुरीज से चल रही है। यूज़ ऑफ चांदी बहुत बढ़ गया है। चांदी के यूजेस हर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, हर ईवी व्हीकल्स में है, हर बड़ी मॉडर्न मशीनरी में है। इवन ज्वेलरी में बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज गोल्ड महंगे होने से ज्वेलरी बहुत जल्दी से मूव कर रही है, क्योंकि एस्पिरेशंस तो हैं ही पहनने की। लड़की होती है, कुछ झुमके पहनने हैं, रिंग पहननी है, नेकलेस पहनना है। अब वो अगर गोल्ड होने चाहिए एक जो लेडी होती है उसको ज़रूर एक होता है कि मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं। तो मेरे हिसाब से चांदी इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। अगर आप गोल्ड नहीं ले पा रहे तो ज़रूर चांदी लीजिए। चांदी में इन्वेस्ट करें, चांदी में इन्वेस्ट करिए, चांदी आभूषण खरीदिए, बर्तन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, मतलब चांदी में इन्वेस्ट करो, आप कैसे भी करो। आपको लगता है चांदी में इन्वेस्ट करना उतना ही फ़ायदा देगा जितना गोल्ड देगा? बिल्कुल, चांदी भी अच्छा रिटर्न दे गई है। पिछले साल भी अच्छा करीब 30% रिटर्न था, और इस साल ऑलरेडी आई थिंक 30% हो चुका है। चांदी की भी कोई लिमिट होती है घर में रखने की? आई एम नॉट श्योर, होती होगी ज़रूर। सिल्वर के मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो भी सेम होते हैं गोल्ड की तरह, या उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं? सिल्वर के मेकिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज काफ़ी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादातर इंपोर्ट होती है। यहाँ पे भी अब बननी काफ़ी शुरू हो गई है, बट ज़्यादातर इंपोर्ट होती है। आज से 6-8 महीने पहले तो काफ़ी इंपोर्ट होती थी। अभी काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो गोल्ड की फैक्ट्रीज जो कन्वर्ट कर गई हैं सिल्वर ज्वेलरी बनवाने में, बिकॉज गोल्ड की थोड़ी डिमांड कम हुई है। डिमांड कम हुई है? बिल्कुल, गोल्ड की डिमांड काफ़ी कम हुई है। कितना ड्रॉप आया? अबाउट सेल्स में पिछले 2 महीने में अगर 30% के करीब। सो इंडस्ट्री इज गोइंग अंडर अ वेरी टफ टाइम। तो लेट्स से अभी आगे देखते हैं, अब सीज़न आ रहा है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होगा अच्छा होगा। ओके तो चांदी का आप बता रहे थे मेकिंग चार्जेस का? चांदी का मेकिंग चार्जेस क्योंकि इंपोर्ट होती है तो जाहिर है इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगती हैं, और उसमें कितना परसेंट होता होगा? ऑलमोस्ट 70% आ जाता है मेकिंग चार्जेस। बट आप अगर वो परसेंटेज वाइज ना देख के अगर आप वैल्यू वाइज बात करें, अब 100 रुपये की चीज़ 170 रुपये में बेच रहे हो, तो 100 रुपये की चांदी है, उसमें मेकिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़, पैकेजिंग, वो सब मिला लो तो आई थिंक नेग्लिजिबल है वो।
पर सेल जब रीसेल करते हैं तो उसमें जो चांदी का पार्ट है वो मिल ही जाता है, मेकिंग चार्ज नहीं देखिए। होता। अगर आप देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप एक लग्जरी ब्रांड के तरफ गए, आपने एक बैग खरीदा जो कि लेट्स से कोई भी बड़ा ब्रांड, एक नामी ग्रामी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का बैग है। उसकी जिस दिन आपने काउंटर से उसको पैसे दिए और लेके गए, उस शोरूम से बाहर निकले, उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, वो रीसेलेबल है या नहीं है, योर गेस। मगर आप अगर 100 रुपये की चीज़ 170 रुपये में खरीद रहे हो, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट कितने 90 रुपये की तो बिकी जाएगी। तो मतलब कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, कुछ तो होना अच्छा है, राइट। और गोल्ड में वो बेटर है, और बेटर है। और डायमंड का रीसेल? डायमंड का रीसेल आई वुड से कम है, क्योंकि अभी थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, थोड़ा कम है। बट जिससे आप खरीद रहे हो डायमंड, उसी को वापस दो, तो यू विल ऑलवेज बी अ विनर, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ज़्यादातर हमारे जो ज्वेलर भाई हैं, वो डायमंड बेच के और ख़रीद भी लेते हैं, कोई मतलब वाई बैक खरीद लेते हैं, कोई और नहीं लेता। एक्चुअल डायमंड ना एक आर्टिस्ट्री टाइप का होता है, उसको देखना बेसिकली हर बंदा जो है ना अपनी नज़र से देखता है डायमंड को। अब सपोजिंग एक 20,000 रुपये कैरेट वाला डायमंड है, जो एक ज्वेलर ने उसको 25,000 रुपये कैरेट में या 23,000 रुपये या 24,000 रुपये कैरेट में बेचा। अब वही सेम चीज़ अगर आप किसी को पास जाओगे, तो अब उसको तो नहीं पता ये 20,000 वाला डायमंड उसने खरीदा है। ओके। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप अपने पुराने ज्वेलर जिससे ख़रीदा, आप उसी के पास जाएंगे तो हमेशा रिटर्न वो लेगा, कभी मना नहीं करने वाला। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा, बीच में एक दौर आया था जब लोग था कि इंडिया से गोल्ड लेना ही नहीं, दुबई से लेना है, वो क्या फेस था, उसके बारे में बताइए। अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया दुबई में, और लोग ये भी कहते थे कि दुबई में बहुत अच्छा गोल्ड मिलता है, अच्छा गोल्ड मिलता है, इंडिया से बेटर होता है, प्योर होता है, सुंदर होता है, चमकदार होता है। शुरू से दुबई जो है वो इम्पोर्टर रहा है इंडिया से। ओके। तो हम लोग यहीं से दुबई बेचते हैं गोल्ड। हाँ, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, हाँ। यहीं से सब सामान वहाँ पे जाता है। हाँ। वहाँ पे हम लोग के भाई लोग सब जाते हैं वहाँ पे खरीद के और लेके आते हैं कि हम दुबई से लेके आए हैं। तो मतलब मोस्टली इंडिया का ही वापस ला रहे गोल्ड खरीद के वहाँ से? हाँ, मतलब जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ वही वापस लेके आ गए खरीद के। तो फिर सस्ता क्यों पड़ता था? सिर्फ ड्यूटीज़ का फ़र्क था, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया। अब वहाँ पे तो 5% वैट लग गया है, यहाँ पे 3% GST है हमारा, तो लगभग 2% का वहाँ पे महंगा है। बट अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात करा जाए, यहाँ पे शायद 12% ड्यूटीज़ है, तो 12% वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। ओके। तो अब डजंट मेक सेंस टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम दुबई एंड कम टू इंडिया, बिकॉज यहीं से तो भेज रहे हैं हम लोग सब। तो लॉजिक सेम ही रहता है कि अगर मैं 24 कैरेट वहाँ से ले रहा हूँ या 24 कैरेट यहाँ से ले रहा हूँ, मैं कहीं से भी ले रहा हूँ, है तो 24 कैरेट फॉर्मूला तो सेम है। 99.5% प्योरिटी अगर किसी भी गोल्ड की 24 कैरेट की है। 100% किसी की होती है? 999 तक, 49 तक बेसिकली माना जाता है। 99.99% ऑफ गोल्ड की प्योरिटी मानी जाती है। वो 0.001% जो है वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इम्प्योरिटी तो रहेगी। राइट, ओके, वही, ओके। बट दैट हार्डली मैटर्स। वो जो बिल्कुल रॉ गोल्ड होता है, बिल्कुल 99.9.9 जो भी आप बता रहे हो, वो बहुत सॉफ्ट होता है, कैसा होता है वो? सेम होता है, इट्स एज गुड एज गोल्ड। जो भी आप बिस्किट लेते हो, जो भी गोल्ड का बिस्किट लेते हो या कोई भी कॉइन लेते हो, उतना ही हार्ड रहता है। सिर्फ उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जिसे कहते हो आप, वो थोड़ी और कम हो जाती है। ओके, मेरे को लगा था कुछ इरेजर टाइप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, मैं देखा नहीं ना गोल्ड बहुत सारा, इसलिए। ठीक। ओके। और हमें चांदी, जो आप बता रहे हो, अगर हम चांदी एज एन इन्वेस्टमेंट देखें तो चांदी के भी कॉइन्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, कॉइन्स होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट में मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, उसमें भी इतना ही रहता है? नहीं, उसमें बहुत कम होते हैं मेकिंग चार्जेस। हम लोग दिवाली पे जब कॉइन की बात करते हैं तो आई थिंक पर कॉइन 200 या 300 रुपीज़ पर कॉइन ज़्यादा दे रहे होते हो आप। बहुत ज़्यादा होता नहीं है फ़र्क। कॉइन कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। कॉइन इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बट फिर वो कॉइन आप यूज़ नहीं कर सकते अपने घर में। अल्टीमेटली वो पूजा में यूज़ होता है कॉइन, या आप अपने बैंक लॉकर में रख रहे होते हो या घर के लॉकर में रख रहे होते हो। बाकी तो चांदी की बहुत सारी चीज़ें आती है। लाइक अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, तो रेमेडीज में भी बताते हैं चांदी के ग्लास में पानी पीना है। तो यही मैं कह रहा हूँ आपको, आप
उसको एज अ यूज, देखिए चाहे आप ज्वेलरी लीजिए, चांदी की लीजिए, गोल्ड की लीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी फॉर्म में लीजिए, किसी फॉर्म में लीजिए कि यूजेबिलिटी हो आपकी। आप ग्लास लीजिए, थाली लीजिए, चम्मच लीजिए, आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिलने ही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं उसमें। आई सो एग्री विद दिस बिकॉज आई लाइक द आइडिया। पता क्यों? क्योंकि सपोज मैं अब अपनी 25-26 साल का हूँ, मैक्स अगर मैं देखूँ तो एंजॉयमेंट वाली एज 50-60 तक होगी, उसके बाद तो बूढ़ा होगा, उसके बाद भी कर सकते होगी, ऑफ कोर्स ये बात होगी। बट एक आइडलाइज अगर मैं देखूँ कि ठीक है तो 25-26 साल और है, अब मैं मेहनत तो करते ही रहूंगा। ऐसा तो है नहीं कल मेरे पे करोड़ों रुपए आ गया मैंने गोल्ड खरीद लिया। बिल्कुल खरीद, और इतना तो आपने बता दिया कि मैं खरीद भी नहीं सकता आदमी हूँ। नहीं खरीद सकते हो। एनीवेज, तो अब मैं अगर वो गोल्ड ले भी रहा हूँ और मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसका टच एंड फील नहीं ले पा रहा, बस मैंने लेके लॉकर में रख दिया, या मैंने लेके उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे मैं उसको डेली देख भी नहीं पा रहा, राइट, तो फिर क्या फायदा? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, हमेशा आप जब गोल्ड खरीदो तो ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदिए। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी तो इन्वेस्टमेंट हो ही गई, आप कुछ परिवारों को सहायता भी दे रहे हो, कुछ ज्वेलर को जो है ना एक मोटिवेशन दे रहे हो कि वो आपके लिए अच्छा काम करे। इंडस्ट्री भी चल रही है, पूरी इकोसिस्टम चल रहा है आपके पीछे। सिर्फ ज्वेलर इज द फेस, मगर उसके पीछे जो 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल का वो दे रहे हो। राइट। और आई फील कि मेकिंग चार्ज आपका जिस हिसाब से गोल्ड चलता है और चल रहा है 6-7 महीने में वो बढ़ ही जाता है, तो मेकिंग चार्ज नल एंड वाइड ही हो जाता है। नल एंड वाइड हो जाता है, बिल्कुल। तो वो एक साल में आपका गोल्ड प्लस में ही होता है हमेशा। आई हैव सीन लोगों का ना बहुत कंसर्न रहता है, यार हम उससे गोल्ड नहीं लेंगे, उससे लेंगे क्योंकि वो 2% कम देता है या 1% सस्ता है, और उस चक्कर में वो दिल्ली से गाजियाबाद चले जाएंगे। वो इतना पेट्रोल लगा देंगे वो 1% बचाने के चक्कर में, एनर्जी लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, बट मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया। आई फील कि वो तो आपका नल एंड वाइड हो ही गया। देखो आपके पास जो ज्वेलर है, जो भी है, वही अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है। आप सपोजिंग अब वेस्ट दिल्ली में कोई भी रह रहा है और उसको गोल्ड लेने वो गाजियाबाद चलेगा, वापस तो कभी ना कभी आपको, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ जाए तो आप गाजियाबाद जाओगे भागने। यही तो गलती करते हैं लोग। तो आपका जो यहाँ पे लोकल ज्वेलर है, आप जरूर उधर से लीजिए, उसका भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है। बायर मेंटालिटी क्या है आपके अकॉर्डिंग? बायर मेंटालिटी बहुत कंफ्यूज्ड है। बहुत लोगों ने कंफ्यूजिंग एडवर्टीजमेंट्स बना रखे हैं जी, हम इतने सस्ते देते हैं, वो देते हैं। अल्टीमेटली एवरीवन हियर इज टू प्रॉफिट। वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। राइट। चाहे वो कितना भी बोल दे कि मैं सबसे कम मेकिंग चार्जेस ले रहा हूँ, अल्टीमेटली ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट समथिंग, कुछ तो मिल ही रहा है उसको। राइट। कोई सोशल सर्विस नहीं, कोई लंगर नहीं लगा रखा किसने। तो प्लीज 1-8% ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली ज्वेलर जो आपका जो साथ खड़े रहेगा वो आपका लोकल ज्वेलर ही है। कॉर्पोरेट्स एक अलग धंधा कर रहे हैं, अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। एक लोकल जो आपके आसपास जो आपका पुश्तैनी ज्वेलर है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। इसलिए मेरे हिसाब से आप ज़रूर उसको आप काम दोगे ना, वो आपको 100 दुआएं देगा, उसके पीछे जो कारीगर हैं वो 1000 दुआएं देंगे। राइट। तो बायर मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए थोड़ी। बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, और आई थिंक हो भी रही है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन लोगों ने इतने ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगा रखे हैं। अगर आप नॉर्मली कंपेयर करते हो, हॉलमार्किंग तो दोनों ही दे रहे हैं, गवर्नमेंट की स्टैंप वही है, 22 कैरेट भी वही है, सब कुछ तो सेम है। सिर्फ एक ट्रस्ट का इशू आता है, वो भी अब आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो गया 2-3 सालों में। वो भी ट्रस्ट जो है, काफ़ी छोटे ज्वेलर्स ने भी अपने आप को अपना एस्टैब्लिश किया है, अपने रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। आई थिंक वो भी ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस और ये सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की वजह से कितना इम्पैक्ट हुआ बिजनेस? ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं ये सब चीज़ों का। ज्वेलरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट मेजरली हुआ है गोल्ड फ्लक्चुएशन से। बिल्कुल, प्राइसेस से हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अब आगे क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा? मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी, जो आप ऑनलाइन देखते हो, ज्वेलरी इज ऑलवेज अ टच एंड फील थिंग। जब तक आप पहन के नहीं देख रहे हो, ये तो है, जब तक आप रिंग को पहन के नहीं देख रहे हो, आपके हाथ में क्या सज रहा है, तब तक वो आपको मजा ही नहीं आएगा। आई गेस वो जब देख रहे होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है ये मेरी वाली है, हाँ, या ये मेरा वाला सेट बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट। फिर आप शोरूम पे जाते हो, आपके आओ भगत करते हैं, कॉफी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है एक ज्वेलर के यहाँ पे। आप जब वो खरीद के आते हो ना, उस दिन आपको फील होता है आप राजा हो, बिल्कुल गोल्ड लेके आए हो या ज्वेलरी लेके आए हो। फील गुड फैक्टर आता है बहुत जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती है। और मैंने बस
दिवाली पे एक छोटा सा सिक्का लिया था, इतना सा, कुछ पता नहीं 7,000 कुछ का था, नहीं 10,000 कुछ का था। उसी दिन मेरे को इतना खुशी फील हो गई थी, मैंने अपना पहला गोल्ड लिया। आई फेल्ट लाइक कि वाओ, क्योंकि वो एक छोटा, जब मेरे को, मैं देख रहा था तो मेरे को लगा कि होगा थोड़ा बड़ा, तो जब वो आया वो बिल्कुल नाखून जितना था। हाँ, लाइक इतना ज़्यादा खुश कि भाई मैंने गोल्ड लिया। तो वो एक गोल्ड के साथ इमोशन तो है। मैंने अपना जिंदगी में पहला गोल्ड चेन पहनी थी। हाँ। मेरी शादी पे मुझे मिली थी। मैं पहले बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनता नहीं था वो सब, बट मेरी जब शादी में, तो जब वो पहनना तो मेरे को बड़ा अच्छा फील है, मतलब एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी सी होती है। और आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजिकली, अब थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो आई हैव दिस, उसमें एनर्जीज भी होती है 100% होती है। गोल्ड हाँ, सूर्य की एनर्जी या पता नहीं कौन सी है, बट है कुछ एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, और फील होती है। हाँ। आप देखो ना, रामायण के युग से, उससे पहले के युग से गोल्ड को सिर पे डाला जाता था। वो इसीलिए कि आपका एटलीस्ट हेड स्ट्रांग रहे आप लोग, और स्पेशली राजा महाराजा तो पहनते ही थे ना। वाओ, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड आखिरी सवाल मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ वाज आई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वरुण, हमेशा मिलने में तो हमेशा अच्छा लगता है। आज एक एपिसोड किया है, बहुत मज़ा आया जी, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हम लोगों ने आपस में शेयर करी हैं। आई थिंक सुनहरा वक्त अब स्टार्ट हो रहा है, सुनहरा, गोल्ड जितना सुनहरा। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।